नमस्कार। आज हम लद्दाख के लिए जो हाल में कुछ नए अहम नियम आए हैं उन पर थोड़ी गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। ये नियम नौकरियों से जुड़े हैं, कौन लद्दाख का निवासी माना जाएगा, मतलब डोमिसाइल, और स्थानीय पहचान से भी। हाँ, काफी कुछ बदला है। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ कानूनी विश्लेषण भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि समझें कि इनका असल मतलब क्या है, लद्दाख के लिए कितने मायने रखते हैं ये बदलाव। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण कोटा, ये तो काफी बढ़ गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लद्दाख में अब सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल संस्थानों में, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज वगैरह, वहाँ एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे पिछड़े समूहों के लिए कुल आरक्षण 85% हो गया है। 85%, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है ना, 10% वाला, वो इसके अलावा है। ओहो, यानी कुल मिलाकर तो 95% तक पहुंच सकता है ये। हाँ, गणित तो यही कहता है। बिल्कुल। और देखिए, इसका सीधा मकसद तो यही लगता है कि जो स्थानीय समुदाय हैं, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, साफ साफ। खासकर जो वहाँ के मूल आदिवासी समूह हैं, जिनकी आबादी लद्दाख में 90% से भी ज्यादा है। अच्छा। याद होगा आपको 2019 में जब लद्दाख यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश, तब से ही वहाँ के लोग अपनी पहचान, अपने अवसर, इनको सुरक्षित करने की मांग कर रहे थे। हाँ हाँ, ये मांग तो काफी पुरानी है। तो ये कदम उसी दिशा में एक कह सकते हैं एक कोशिश है। अच्छा, तो मतलब ये स्थानीय मांगों का जवाब देने की कोशिश है, और इसके साथ ही वो अधिवास वाली शर्त भी है, डोमिसाइल वाली। हाँ, बिल्कुल। सरकारी नौकरियों के लिए मतलब अब नौकरी के लिए लद्दाख का निवासी होना जरूरी होगा। क्या शर्तें हैं इसकी? हाँ, जरूरी होगा। शर्तें कुछ ऐसी हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो वहाँ 15 साल से रह रहा हो। 15 साल। ठीक है। या फिर जिसने वहाँ 7 साल पढ़ाई की हो और 10वीं या 12वीं की परीक्षा वहीं से पास की हो। अच्छा। और भी कुछ शेयें हैं, जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कुछ समय से वहाँ पोस्टेड हैं, उनके बच्चे, ये प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी करेंगे। लेकिन ये 85% आरक्षण वाली बात, इस पर थोड़ा अटकता है मामला। क्या ये कानूनी तौर पर टिक पाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा वाली बात याद आती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहीं पर एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है। हाँ वो जो 1992 का मशहूर इंदिरा साहनी केस था ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिवाय कुछ मतलब असाधारण परिस्थितियों के। और 2021 में भी कोर्ट ने यही बात दोहराई थी। महाराष्ट्र का एक कानून रद्द भी किया था इसी आधार पर। तो फिर लद्दाख का ये 85% कैसे टिकेगा? देखिए, कुछ राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, जहां 50% से ज्यादा आरक्षण है, लेकिन वो अलग कानूनी संदर्भ में है। लद्दाख के इस 85% नियम को तो मतलब निश्चित रूप से अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अच्छा। अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट लद्दाख की परिस्थितियों को असाधारण मानता है या नहीं। ये एक पेचीदा सवाल है। तो मतलब इस पे अभी अनिश्चितता बनी हुई है। अगर ये कोर्ट में नहीं टिकता तो फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व वाले लक्ष्य का क्या होगा? हाँ, ये स्थिति को जटिल बना देता है। अगर कोटा कम होता है तो लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। खैर, आरक्षण और अधिवास के अलावा भी कुछ और बदलाव है। हाँ, मैंने पढ़ा था, भाषाएं भी, भूटी और पुर्गी को आधिकारिक दर्जा मिला है। जी हाँ, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के साथ अब ये भी आधिकारिक भाषाएं होंगी। और सरकार ने दूसरी स्थानीय भाषाएं जैसे शिना, बाल्टी, लद्दाखी, इनको भी बचाने और बढ़ावा देने का वादा किया है। ये अच्छी बात है। और वो महिला आरक्षण भी है शायद। हाँ, लेह और कारगिल की जो स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें हैं, LHDCs, उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। हाँ, तो ये सब तो सकारात्मक कदम लग रहे हैं। हाँ, अपनी जगह ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो ये समझना जरूरी है कि ये सारे नियम राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किए हैं। अनुच्छेद 240। हाँ, ये अनुच्छेद केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम बना सकें। लेकिन ये नियम संवैधानिक गारंटी नहीं है। मतलब संवैधानिक गारंटी से आपका मतलब है जैसे छठी अनुसूची? बिल्कुल, 6th शेड्यूल। लद्दाख के लोग तो वही मांग रहे थे ना। हाँ, ये मांग तो बहुत जोर शोर से उठ रही थी। हाँ, उसमें क्या खास होता है? देखिए, छठी अनुसूची जो है वो आदिवासी क्षेत्रों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता देती है। जमीन पर, जंगल पर स्थानीय शासन कैसे चलेगा, इन मामलों पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है। अच्छा, काफी ज्यादा अधिकार। हाँ,
तो लद्दाख के लोग यही संवैधानिक सुरक्षा मांग रहे थे ताकि उनकी जो विशिष्ट पहचान है, उनके संसाधन है, वो सुरक्षित रहें। लेकिन इन नए नियमों में जैसे बाहर के लोगों की जमीन खरीदने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये एक बहुत बड़ी चिंता थी वहां के लोगों की। हाँ, ये तो बड़ा मुद्दा था। पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं थीं। बिल्कुल, और जो LAHDCs हैं, उनको भी कानून बनाने की शक्ति नहीं मिली है। वो अभी भी मुख्य रूप से प्रशासनिक निकाय ही हैं। तो फिर स्थानीय नेताओं का क्या कहना है सब पर? खुश हैं वो इन बदलावों से? मिली जुली प्रतिक्रिया है। स्वागत तो किया है इन कदमों का, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जो उनकी मुख्य मांगें थीं, जैसे छठी अनुसूची या राज्य का दर्जा, भूमि सुरक्षा, अपना लोक सेवा आयोग, वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। अच्छा, मतलब ये नाकाफी है उनके लिए? हाँ, कुछ ने तो वो अधिवास के लिए 15 साल वाली शर्त पर भी सवाल उठाया है। वो शायद 30 साल चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर देखें तो लद्दाख के लिए ये नए नियम एक तरफ तो 85% आरक्षण लाते हैं, अधिवास की शर्तें, नई भाषाएं, महिला आरक्षण, ये सब तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये कार्यकारी आदेश है, संवैधानिक सुरक्षा वाली बात नहीं है। केंद्र ने कुछ चिंताओं को शायद दूर करने की कोशिश की है, पर जमीन की सुरक्षा और ज्यादा स्वायत्तता जैसे जो बुनियादी मुद्दे थे, वो अभी भी वहीं के वहीं हैं। और कानूनी वैधता का सवाल भी है, खासकर आरक्षण पर। हाँ, वो तो है ही। और जमीन पर इनका असली असर क्या होगा, ये भी देखना होगा। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। ये जो नए नियम आए हैं और जो कानूनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं और जो मांगे अभी अधूरी हैं, इस पूरे माहौल में लद्दाख का सामाजिक राजनीतिक भविष्य किस तरफ जाएगा? खासकर तब जब वहां की स्थानीय उम्मीदों और देश के कानूनी ढांचे के बीच एक संतुलन बनाने की इतनी बड़ी चुनौती है। ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से इस पर नजर बनाए रखनी होगी।